स्टूडेंट्स क्लास 8 चैप्टर 2 हिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन। ये मैंने आपको कल बताया था कि ब्रिटिशर्स ने वो कौन से दो मेथड्स थे जिनका इस्तेमाल किया था। इंस्ट्रूमेंट में कोई औजार नहीं बल्कि मेथड्स हैं। एक डायरेक्ट मेथड था और था दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। Subsidiary alliance. The subsidiary alliance started by Lord Wellesley was the most effective instrument for expansion of British territory in India. Subsidiary alliance जो मेथड था ये इसको किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेस्ली ने स्टार्ट किया था। ये एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ हिंदुस्तान में ब्रिटिश टेरिटरी को फैलाने में। द मेन प्रोविजन ऑफ द सिस्टम इंक्लूडेड दीज द मेन प्रोविजंस ऑफ द सिस्टम इंक्लूडेड दी। इसमें क्या क्या शामिल थी, क्या क्या चीज़ें रखी गई? द ब्रिटिश एग्री टू मेंटेन अ परमानेंट एंड द फिक्स्ड मिलिट्री ट्रॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ देयर एली टू फाइट द राइवल्स ऑफ द एली। ब्रिटिश एग्रीड थे टू मेंटेन अ परमानेंट एंड फिक्स्ड मिलिट्री, यानी कि हिंदुस्तान में जो वो मिलिट्री उनकी अपनी मेंटेन करते एक मिलिट्री ट्रॉप वो फिक्स थी और परमानेंट थी। विद इन द टेरिटरी ऑफ देयर एली, उनकी खुद की टेरिटरी में, उनकी खुद की जो उन्होंने एली बना रहे थे वहाँ पर। टू फाइट द, किससे लड़ने के लिए? जो उनके एली के दुश्मन थे, अगेंस्ट में थे। इन रिटर्न दे डिड नॉट टेक मनी बट टुक ओवर अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द एली। और वापसी में, रिटर्न में वो पैसे नहीं बल्कि क्या लेते थे? उस एली टेरिटरी का हिस्सा, यानी कि एरिया, ज़मीन। इस तरह से वो अपना एरिया बढ़ा रहे थे और अपना डोमिनेशन बढ़ा रहे थे। द ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल द रेजिडेंट वाज द प्लेस एट द एलीज कोर्ट। द ब्रिटिश ऑफिशियल होते थे वो क्या कहलाते थे? रेजिडेंट कहलाते थे। वाज प्लेस्ड एट द एली कोर्ट, जो एलीज के कोर्ट में क्या होते थे, यानी कि जो वहाँ पर एक तरह से मैं कहूँगी जो वहाँ पर नॉमिनेट होते थे, जो अपॉइंटेड होते थे। द एली कुड नॉट मेंटेन एनी रिलेशन विद एनी अदर रूलर विदाउट द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश। और जो एलीज होते थे वो बिना ब्रिटिशर्स की मर्ज़ी के किसी दूसरे रूलर के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं बना सकते थे। द स्टेट्स ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल बाय दिस सिस्टम, वो सारे स्टेट जो सब्सिडी अलायंस की मदद से ब्रिटिश के कंट्रोल में आई थी वो थी हैदराबाद, तंजौर, अवध, ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर, जयपुर एंड जोधपुर। तो ये सारे स्टेट सब्सिडी अलायंस जो इंस्ट्रूमेंट मेथड था उसी की मदद से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आए थे। हैदराबाद का, अवध, ये सब मैंने आपको पहले भी काफ़ी डिटेल में बताया है कि यानी कि जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की मर्ज़ी के बिना इस मेथड के हिसाब से जो एलीज होते थे वो अपना कोई भी तरह का रिलेशन किसी दूसरे रूलर के साथ मेंटेन नहीं कर सकते थे। जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जिसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है तो मर्ज़ी उसी की चलती है। और इसीलिए ब्रिटिशर्स इन सारे स्टेट्स को अपने कंट्रोल में कर चुके थे। हालांकि यहाँ पर ये जो सारे स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, यहाँ पर जो हुक्मरान थे वो हिंदुस्तानी थे, लेकिन सब्सिडी अलायंस की वजह से ये तमाम स्टेट्स उनके अंडर में चले गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे थे जिनकी मदद से हिंदुस्तान के ज़्यादातर स्टेट या पूरा हिंदुस्तान पर उनका डोमिनेशन, उनका कंट्रोल छा जाता है कि हिंदुस्तान उनके कंट्रोल में चला जाता। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। लॉर्ड डलहौजी हु केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल इन 1848 यूज दिस पॉलिसी एज अ मीन्स ऑफ एक्सटेंडिंग द ब्रिटिश रूल। लॉर्ड डलहौजी 1848 में हिंदुस्तान आया और उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी की पॉलिसी को शुरू किया। इसका मतलब, इसका मकसद था इस पॉलिसी को शुरू करने से कि ब्रिटिश रूल को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ब्रिटिश हुक्मरानी को ब्रिटिश अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके। इन इंडिया एवरी हिंदू हैड अ राइट टू अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड। हिंदुस्तान में हर हिंदू को यह अधिकार हासिल था कि वो एक मेल चाइल्ड को
एडॉप्ट कर सके इज हिज हेयर इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल हेयर, कि अगर कुदरती तौर पर हेयर हो जाती है तो वो एक मेल बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। व्हेन लॉर्ड डलहौजी केम टू इंडिया ही डिक्लेयर दैट ओनली द ब्रिटिश हैड द राइट टू सैंक्शन और रिफ्यूज सच एन एडॉप्शन बाय अ डिपेंडेंट इंडियन रूलर। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी हिंदुस्तान आए तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने कि सिर्फ ब्रिटिशर्स को ये अधिकार है, क्या अधिकार है कि वो उसको सैंक्शन भी कर सकते हैं और मना भी कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चा अडॉप्ट किया गया है उसको। मैं भी आपको डिटेल में समझाती हूँ। सच एन अडेप्टेशन बाय इंडिपेंडेंट इंडियन रूलर, देखिए मैं बताऊँ, डॉक्ट्रिन और लेप्सी ये था कि अगर किसी रूलर की डेथ हो जाती है और उनकी जो कुर्सी है, गद्दी है, जो तख्त है वो वैकेंट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो उनका जानशी होता है उसको उनका तख्त दे दिया जाता है। लेकिन अगर किसी ने कोई बच्चा, कोई मेल चाइल्ड एडॉप्ट कर लिया हो और उनके पास अपनी खुद की औलाद ना हो तो वो साम्राज्य उसी का होता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को क्लियरली मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर सीट या गद्दी या तख्त वैकेंट होता है तो उसको बादशाहत के तहत तो ये होता है कि उसका बेटा उस तख्त पे तख्त नशी हो जाता है। लेकिन इससे क्या हो रहा था, इससे ब्रिटिशर्स को उस तख्त पे कब्ज़ा करने या वहाँ पर बैठने या हुकूमत करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि फिर बादशाहत की वजह से जो तख्त नशीनी थी वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी। तो इस चीज़ पर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि उसको एक्सेप्ट करने का अधिकार या रिफ्यूज़ करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिशर्स को है, और एक्सेप्ट तो वो करते ही नहीं थे। यानी कि क्या होता था, फिर अगर किसी की डेथ हो जाती थी कुदरती तौर पर तो फिर उसकी वो सीट वैकेंट कर दी जाती थी, ना कि किसी बेटे को दी जाती थी। इन केस ऑफ द रिफ्यूज़ल द टेरिटरी ऑफ द रूलर विदाउट अ मेल हायर वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। और क्या डिक्लेयर कर दिया गया कि अगर कोई टेरिटरी बिना रूलर की है और डेथ हो जाती है रूलर की, तो वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली जाएगी, उसको ब्रिटिशर्स देखेंगे, ना कि उस रूलर का बेटा। यानी कि जो भी इंडियन रूलर होते थे तो उनके बेटे उससे ये अधिकार नहीं था कि वो अपने फादर की डेथ के बाद अपने साम्राज्य को संभालें, बल्कि वो टेरिटरी ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाती थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। तो ये दो पॉलिसी थी उनकी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी एंड द सब्सिडरी अलायंस, जिसके तहत वो अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान में बढ़ाना चाहते थे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी के ज़रिए उन्होंने कौन कौन से स्टेट्स थे जो अपने कब्ज़े में ले लिए थे। सतारा कब्रिया 1848 में, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, वेल विक्टिम टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। झांसी हम जानते हैं कि जब झांसी की रानी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो उनके बेटे को अंग्रेज़ों ने झांसी की रानी के हस्बैंड की डेथ होने के बाद जंग की थी, और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी के तहत उन्होंने झांसी को अपने कब्ज़े में ले लिया था। हालांकि उनके पास एक बेटा था, फिर भी। एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 लॉर्ड डलहौजी एनेक्स द स्टेट ऑफ अवध। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध जो सूबा था उसको अपने कब्जे में ले लिया। डिपोज इट्स रूलर वाजिद अली शाह। लॉर्ड डलहौजी क्लेम्ड मिस गवर्नमेंट एज अ रीज़न फॉर हिज एनेक्सेशन। और क्या हुआ था, उनके उस वक्त अवध में किसकी हुक्मरानी थी, वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह को डिपोज कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा कि एनेक्सेशन की वजह क्या है, मिस गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिशर्स के अंडर में जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी तब एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्रोइंग नंबर ऑफ रीजन दैट ब्रिटेन वाज एसिमिलेटिंग विद इन इट्स फोल्ड्स, द ब्रिटिश सेट अप अ न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटिश के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो उन्होंने एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सेटअप किया। देयर मेन पर्पस वाज टू बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड एंड इंक्रीज द प्रॉफिट थ्रू ट्रेड। और उनका मकसद क्या था,
ट्रेड व्यापार के ज़रिए बेनिफिट यानी कि फ़ायदा हासिल करना, ट्रेड को बढ़ाना, उससे ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल वाज नेवर देयर इंटेंशन। इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल वाज नेवर देयर इंटेंशन। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स का मकसद क्या था, सिर्फ और सिर्फ ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिससे उनका फ़ायदा हो, व्यापार में ऐसे रूल्स बनाना जिससे उनको फ़ायदा हो, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ हुकूमत करने या हिंदुस्तानियों को फ़ायदा पहुँचाने नहीं, बल्कि वो यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने आए थे। व्यापार के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क था वो भी वही अंजाम देने लगे। तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को एक बार पूरे सारे वीडियोस देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।